दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। 67th बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम जो लोग दे रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें जिन बच्चों का एग्ज़ाम है इस टाइम पर। मैं कोई नया टॉपिक लाने वाला नहीं था अब जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता, लेकिन मुझे लगा कि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 67th बीपीएससी में इस टॉपिक के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि ये जो मैं आज टॉपिक पढ़ने वाला हूँ इसको लेकर बिहार में काफ़ी अग्रेसिवनेस देखा गया था। तो मुझे लगा कि एक लास्ट वीडियो एग्ज़ाम से पहले आपको ये दे देना चाहिए। और मैं जो अब आगे एक दो वीडियो लाऊंगा 28 तारीख से पहले, क्योंकि 2 दिन तक फिर आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करेंगे, उस पर ज़्यादा समय देंगे। जो 2 नेक्स्ट इसके बाद वीडियो आएंगे वो एक तो स्ट्रैटेजी को लेकर होगा कि कैसे बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन पेपर को हम ट्रैकल करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। नेक्स्ट एक डाटा रिपोर्ट से इंपॉर्टेंट हो गया, कंसाइज करके आप लोगों को रिपोर्ट दी जाएंगी, डाटा दी जाएगी, ताकि आप अपने क्वेश्चन को और ज़्यादा इनरिच कर सकें। अब आने वाली 2 क्लासेस इसी के पर्सपेक्टिव से होंगी, लेकिन आज जो हम इंपॉर्टेंट टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं वह है अग्निपथ योजना। आपको पता है कि अग्निपथ योजना जब लॉन्च हुई थी तो बिहार में इसको लेकर काफ़ी विरोध हुआ था। वहाँ के स्टूडेंट्स ने काफ़ी बड़े स्तर पर आंदोलन भी किए थे इस योजना के अगेंस्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इस योजना से जुड़े हुए सभी पर्सपेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनर जब आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे अच्छे से एग्जामिन कर ले जाएं। सबसे पहले जानेंगे कि अग्निपथ योजना क्या है, जो आपके क्वेश्चन की भूमिका हो सकती है, आपका इंट्रो पार्ट हो सकता है। उसके बाद देखेंगे यह जो योजना लाई गई अग्निपथ योजना, इस योजना के क्या प्रमुख प्रावधान हैं या फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं। इस योजना को लाने के पीछे सरकार के क्या उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद जानेंगे कि अग्निपथ योजना के क्या लाभ हैं, योजना के संबंध में क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां, क्या चिंताएं हैं, उनको भी देखेंगे। क्योंकि इस योजना के संबंध में काफ़ी विरोध हुआ था, तो उस विरोध के पीछे क्या कारण थे, क्या चिंताएं हैं इस योजना से जुड़ी हुई, उनके बारे में भी देखेंगे। आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है अग्निपथ योजना को समझाते हुए इसके पक्ष और विपक्ष पर चर्चा करें। तो इसमें हम इसके लाभों को भी देखेंगे और इसके क्या विपक्ष में तर्क दिए जा सकते हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या चिंताएं की जा सकती हैं इस योजना को लेकर, उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद आगे की राह क्या होनी चाहिए, जो हमारे सजेशन होंगे अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को कैसे ट्रैकल कर सकते हैं, क्या सजेशन दे सकते हैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो उस एंगल को देखेंगे कि अब आगे की राह क्या होनी चाहिए, और लास्ट में निष्कर्ष। तो इस टॉपिक को एक क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ेंगे जैसे हम लोग अपनी क्लासेज पढ़ते हैं, ताकि एग्जामिनर जब आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप लोग उसे अच्छे से लिख ले जाएं। तो ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बिल को जरूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लासेस आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अग्निपथ योजना क्या है? यह योजना आपको पता है कि भारतीय सेनाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई है, और ये सैनिक भारतीय सेनाओं के तीनों अंग से संबंधित होंगे, अर्थात थल सेना, वायुसेना, नौसेना। भारतीय सेना के तीनों अंगों में सैनिकों की भर्ती की जाएगी इस योजना के तहत, और यह योजना केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई है। इस योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन का इंट्रो दे सकते हैं कि अग्निपथ योजना क्या है, और इसको समझाएंगे कि भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना, नौसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय, आपको मंत्रालय का नाम जरूर ऐड ऑन करना है, क्योंकि इन्हीं सब बातों से आपका क्वेश्चन और से ज़्यादा इनरिच होता है। हमेशा आपने देखा होगा हमारी वीडियो क्लासेस में कि हम अपने इंट्रो पार्ट को एक अलग डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भारत सरकार का कोई मंत्रालय, कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स उस विषय के संबंध में होती है, तो मैं उसी को लेकर अपने इंट्रो पार्ट को स्टार्ट करता हूं, ताकि आपका क्वेश्चन एक सामान्य लेवल से अच्छा बने और एग्जामिनर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अवार्ड करें। एक नंबर की लड़ाई होती है, तो सिलेक्शन के साथ में अच्छी रैंक लाना है, तो इन सब बातों को आपको याद रखना होगा। हम अपने इंट्रो पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, और इसके लिए डाटा, फैक्ट, रिपोर्ट, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस विषय के संबंधित कुछ बातें हैं उससे रिलेवेंट, तो आप लोग उसको शामिल करते हुए अपने इंट्रो पार्ट, अपनी भूमिका को स्टार्ट करेंगे। देन आप अपने क्वेश्चन को ज़्यादातर पॉइंटर वे में लिखें, क्योंकि पॉइंटर वे में लिखने से जिस विषय में आपसे एग्जामिनर जानना चाहता है उस विषय के संबंध में आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातें कह सकेंगे। क्योंकि जब पैराग्राफ में हम लिखते हैं तो वर्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम अपनी बात को नहीं लिख पाते हैं। 400 450 वर्ड कब पूरे हो जाते हैं हम जान ही नहीं पाते हैं, और हमारी बातें अधूरी हो जाती हैं। हम अपने क्वेश्चन की डिमांड को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है इन सब बातों को याद रखना जब हम अपना क्वेश्चन लिखें, और मैं इन सब बातों को
ध्यान देते हुए ही अपने नोट्स को, अपने कंटेंट को डिजाइन करता हूं, ताकि आप लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप हो कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को लिखें। तो सर्वप्रथम हमने जान लिया कि अग्निपथ योजना क्या है। अग्निपथ योजना भारतीय सेनाओं के तीनों अंगों में सैनिकों की भर्ती के लिए लाई गई केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की एक योजना है, और इस योजना के तहत जो भी युवा चुने जाएंगे उनको हम अग्निवीर के नाम से जानेंगे। अब हम देखेंगे इस योजना के तहत क्या प्रमुख प्रावधान लाए गए हैं, क्या इस योजना की विशेषताएं हैं। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि इस योजना के तहत जिन युवाओं को चुना जाएगा, जिनकी भर्ती की जाएगी, जिन्हें हम अग्निवीर कहेंगे, उनका कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का होगा। अर्थात जो भी ये सैनिक होंगे उनको केवल 4 वर्ष के लिए ही सेवा काल का मौका दिया जाएगा, उसके बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान हो जाता है, और इसी को लेकर सबसे ज़्यादा हंगामा हुआ था, क्योंकि कहा जा रहा था कि अग्निवीर जब 4 वर्ष के लिए सेवा काल इनका होगा और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, तब उनका क्या होगा, उनको रोजगार संबंधी सभी प्रॉब्लम्स होंगी, और इस स्तर पर ही सबसे ज़्यादा इसका विरोध हुआ था। नेक्स्ट, इस योजना से संबंधित जो मुख्य प्रावधान है वह इसकी एलिजिबिलिटी यानी पात्रता से संबंधित है। पात्रता में मुख्यतः हम 2 चीज़ें देखते हैं, एक तो आयु के संबंध में, दूसरा क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वह। तो आयु के संबंध में इस योजना के तहत वही बच्चे इसमें आवेदन कर सकेंगे जो 17.5 साल से ऊपर होंगे और 21 वर्ष के नीचे होंगे। अर्थात 17.5 से 21 वर्ष तक के आयु के उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन कर सकेंगे। हालांकि 2022 के लिए थोड़ी सी छूट दी गई है, और यह अधिकतम आयु 23 वर्ष की गई है 2022 के लिए, और उसके बाद 17.5 से 21 वर्ष जो सामान्यतः इसकी एलिजिबिलिटी को निर्धारित किया गया है वही आगे चलेगी। तो पात्रता क्या हो गई इसकी आयु के संबंध में, 17.5 से 21 वर्ष। देन अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, जो हमने इसमें शायद नहीं ऐड ऑन किया है, तो एजुकेशन के मामले में आप 10वीं पास यानी मैट्रिक पास होने चाहिए। तो मैट्रिक पास और आपकी एज 17.5 से 21 वर्ष की है, तो आप इस योजना के तहत अग्निवीर बन सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका मुख्य प्रावधान है वह यह है कि यह योजना ऑफिसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। अर्थात इस योजना के तहत ऑफिसर रैंक के जो सैन्य कर्मी होते हैं उनकी भर्ती नहीं होगी, एक सामान्य जो सैन्य बल होता है उसकी भर्ती की जाएगी, और उसके लिए हमने कार्यकाल देखा कि 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। तो जो कमीशन रैंक के अधिकारी होती हैं वह इस योजना के तहत नहीं इनकी भर्ती होगी, और इसके लिए जो भर्ती मौजूदा समय में चल रही है अलग से वो प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अर्थात ऑफिसर रैंक की हम देखते हैं जो भर्ती होती है, यूपीएससी सीडीएस के तहत हम देखते हैं ऑफिसर रैंक की भर्तियां होती हैं, तो वो सारी चीज़ें अलग से चलती रहेंगी। इसमें केवल सामान्य जो सैन्य बल होता है उसकी भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट, इस योजना के तहत महिलाओं को 25% का आरक्षण दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यह सैन्य भर्ती में महिलाओं को बढ़ावा देगा। हम देखते हैं कि भारतीय सैन्य जो सेवा है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। सामान्यतः हम भारत में सभी सेक्टर में देखते हैं कि महिलाओं की हिस्सेदारी कम है, लेकिन जो भारत की जो सैन्य व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं महिलाओं का बहुत ही कम पार्टिसिपेशन है। इसलिए यह योजना इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस योजना के तहत महिलाओं को 25% का आरक्षण देके महिला सैन्य कर्मियों की भी इसमें बढ़ोतरी की जाएगी, और ये एक अच्छा सकारात्मक कदम देखा जा सकता है इस योजना के तहत। नेक्स्ट, इस योजना का जो मुख्य प्रावधान है वह अग्निवीरों को ग्रेजुटी या पेंशन संबंधी लाभ नहीं दिए जाएंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो लोग सैन्य कर्मी होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाती है, लेकिन इस योजना के तहत किसी भी प्रकार की ग्रेजुटी या पेंशन जैसे लाभ नहीं दिए जाएंगे। हालांकि सेवा काल के बाद सेवा निधि के रूप में एक मुफ्त पैकेज 11.71 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो अग्निवीर जब 4 वर्ष के बाद रिटायर हो जाएंगे, उनका सेवा काल समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद इनको किसी प्रकार की पेंशन ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। जैसे कि हम पहले देखते हैं कि जो भी लोग सेना में भर्ती होते हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन इस योजना के तहत ये प्रावधान नहीं है। किंतु जब ये अग्निवीर सेवा से रिटायर होंगे तो उनको एक मुफ्त पैकेज दी जाएगी, और वह पैकेज कितने का होगा, 11.71 लाख रुपए का होगा, जो आयकर से मुक्त होगा। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है इस योजना के मुख्य प्रावधानों में कि जो एक मुफ्त पैकेज दिया जाएगा सेवा निधि के रूप में 11.71 लाख रुपए, यह आयकर से मुक्त होगा, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। उल्लेखनीय है कि सेवा निधि में अग्निवीर एवं केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे। अभी हम इसको समझेंगे कि किस प्रकार का यह योगदान होगा केंद्र और अग्निवीरों का। इसको एक हम डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। सेवा निधि के रूप में कर्मचारियों का जो वेतन है या प्रथम साल, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष, इसमें हम देखेंगे कि पहले वर्ष में इनको जो वेतन मिलेगा वह 30,000 रुपये मिलेगा। इन हैंड सैनिकों के हाथ में जो पैसा आएगा वह 21,000 का आएगा, और अग्निवीर कॉपर्स फंड में 30% का योगदान होगा, अर्थात पहले साल में 9,000 रुपये कॉपर्स फंड में योगदान देंगे। तो जो हमने यहाँ पर देखा कि इनको जो पैसा मिलेगा सेवा निधि के रूप में एक मुफ्त पैकेज 11.71 लाख रुपए, यह जो पैकेज तैयार होगा वह अग्निवीर की जो मासिक वेतन होगी उससे 30% कटेगा, और उतना ही पैसा केंद्र सरकार अपने तरफ से उसमें ऐड ऑन करेगी। तो इस तरीके से जो भी वेतन होगा, मासिक वेतन,
उसका 60% जो है कॉर्पस फंड में जाएगा और वही फंड 4 साल के बाद में 11.71 लाख रुपए पूरा तैयार होगा, वह सेवा काल के बाद इनको दिया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि प्रथम साल में 30,000 रुपये, 21,000 रुपये इन हैंड अग्निवीरों को दिया जाएगा और 9,000 रुपये कॉर्पस फंड में एड ऑन हो जाएगा और 9,000 रुपये केंद्र सरकार अपनी तरफ से इस फंड में एड ऑन करेगी। दिन दूसरे वर्ष इनका जब वेतन 33,000 होगा तो उसका 70% इन हैंड इनके हाथ में आएगा और 9,900 जो इसका 30% होगा वह कॉर्पस फंड में जाएगा और इतना ही पैसा केंद्र सरकार डालेगी। इस तरीके से पूरा पहले साल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ साल का यह हम ग्राफ देख सकते हैं। इसमें कितना कितना पैसा मिलेगा और उसका कितना पैसा इन हैंड जाएगा, उसका 70% और 30% कॉर्पस फंड में जाएगा और उतना ही पैसा केंद्र सरकार इस कॉर्पस फंड में एड ऑन करेगी। तो कुल मिलाकर ये जो 4 साल में इनका कॉर्पस फंड तैयार होगा अग्निवीरों का, वह 5.02 लाख इंडिविजुअल होगा, अर्थात अग्निवीर द्वारा जमा किया गया कॉर्पस फंड 4 साल का 5.02 लाख रुपए और इतना ही केंद्र सरकार द्वारा इसमें जमा हो जाएगा 5.02 लाख रुपए। तो 4 वर्ष पश्चात जब यह बाहर निकाला जाएगा तो 11.71 लाख रुपए यह टोटल हो जाएगा, क्योंकि यह जो सेवानिधि पैकेज है इसमें लागू ब्याज दरों के अनुसार उपरोक्त राशि पर भी संचित ब्याज इसमें शामिल होगा। तो 5.02 लाख 5.02 लाख ऐड करेंगे तो यह 10.04 लाख बन जाएगा, लेकिन इसमें ब्याज भी एड ऑन होगा। जो चालू ब्याज दर होगी उस ब्याज दर के तहत इसमें ब्याज एड ऑन होगा और वह बढ़कर 11.71 लाख रुपए हो जाएगा। तो इस तरीके से इस योजना का मुख्य प्रावधान इसके वेतन से जुड़ा हुआ हमने देख लिया कि पेंशन संबंधी लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मासिक वेतन में कॉर्पस फंड एक बनाया जाएगा जिसमें अग्निवीर और केंद्र सरकार बराबर का योगदान देंगे और उस योगदान के तहत 11.71 लाख रुपए का एक पैकेज तैयार होगा जो 4 साल बाद सेवा काल के बाद इनको दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपना ग्राफ बना सकते हैं, नहीं तो केवल 4 साल बाद जो इनको कॉर्पस फंड दिया जाएगा उसका उल्लेख करके अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका विशिष्ट प्रावधान है या विशेषता है वह यह है कि प्रत्येक विशिष्ट बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर में नामांकित किया जाएगा। तो हमने देखा कि 4 साल बाद ये लोग रिटायर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इनका 4 वर्ष पूरा होता है तो एक नामांकन के लिए एक साइट खुलेगी जिसमें सभी अग्निवीर उसमें आवेदन कर सकते हैं। उन सभी अग्निवीरों में उनके प्रदर्शन, कौशल और अन्य जो भी कैटेगरी इसमें निर्धारित की जाएंगी उस आधार पर 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में नियमित कैडर अर्थात स्थायी अधिकारी के रूप में इनको चयनित कर लिया जाएगा। अर्थात टोटल अगर 100% अग्निवीरों को हम चुन रहे हैं तो उसमें 75% तो रिटायर हो जाएंगे 4 साल बाद, लेकिन 25% अग्निवीर स्थायी रूप से इसमें चयनित कर लिए जाएंगे और ये जो 25% होंगे वह इनके 4 साल के प्रदर्शन के अनुसार या फिर केंद्र सरकार द्वारा जो भी कैटेगरी निर्धारित की जाएगी उसके आधार पर इनका चयन किया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है कि 25% अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में रेगुलर क्वार्टर में नामांकित कर लिया जाएगा 4 साल के पश्चात। तो इस तरीके से हमने इसके मुख्य प्रावधान या विशेषताओं को देखा, जिसमें सबसे पहला कि अग्निवीर जो होंगे वह 4 वर्ष का इनका सेवा काल होगा, पात्रता इनकी 17.5 से 21 वर्ष होगी, क्वालिफिकेशन एजुकेशन मैट्रिक पास होने चाहिए, ऑफिसर रैंक के सैन्यकर्मी इस योजना के तहत भर्ती नहीं होंगे और इसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया मौजूदा समय में चल रही है वह चलती रहेगी। महिलाओं को 25% का आरक्षण, अग्निवीरों को किसी प्रकार की ग्रेजुटी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, हालांकि रिटायरमेंट के बाद इनको 11.71 लाख रुपए का एक मुफ्त पैकेज दिया जाएगा और यह पैकेज अग्निवीर और केंद्र सरकार के द्वारा बराबर योगदान से इसका निर्माण होगा। और इसको हमने भी देखा किस तरीके से एक मुफ्त पैकेज बनाया जा रहा है जिसमें जो मासिक वेतन होगा अग्निवीरों का उसमें 30% अग्निवीर और उतना ही परसेंटेज केंद्र सरकार एक फंड बनाकर इसमें एड ऑन करते रहेंगे और 4 साल बाद यह जो पैकेज होगा वह 11.71 लाख रुपए का तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट इसका हमने प्रावधान देखा कि 25% अग्निवीर सशस्त्र बलों में नियमित कैडर के रूप में नामांकित कर लिए जाएंगे। तो इसके कुछ प्रावधान, कुछ विशेषताएं होंगी। अब हम देखेंगे इस योजना से जुड़े हुए क्या भारत सरकार के, केंद्र सरकार के उद्देश्य हैं। क्योंकि भारत सरकार की कोई भी स्कीम हो, योजना हो, उसके पीछे कई उद्देश्य जुड़े होते हैं। तो इस योजना के संदर्भ में जो उद्देश्य है उसमें सर्वप्रथम भारत सरकार अपने रक्षा बजट को कम करना चाहती है। विशेषता रक्षा बजट के संदर्भ में जो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि रक्षा बजट देखें तो लगातार इंक्रीज हो रहा है। दूसरी बात, रक्षा बजट में जो पैसा ज्यादातर खर्च होता है वह पेंशन में, सैन्य कर्मियों के वेतन में खत्म होता है। इससे क्या हो रहा है कि जो भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वहां पर अनुसंधान और विकास वह छूटता जा रहा है, जिसके कारण आज देखते हैं कि भारत ज्यादातर अपने रक्षा उपकरण विदेशों से आयात करता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है रक्षा बजट स्पेसिफिक रूप से पेंशन और उनके वेतन संबंधी संदर्भ में कम करके रक्षा बजट को रिसर्च और डेवलपमेंट में ज्यादा से ज्यादा व्यय करना, ताकि डिफेंस सेक्टर में नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा सके और जो विदेशों से आयात होते हैं रक्षा उपकरण उनको कम करके स्वदेशी
डिफेंस सेक्टर के जो उपकरण हैं उनका निर्माण किया जा सके। तो इस योजना का पहला लक्ष्य तो ये हो गया। इसमें और भी बातों को शामिल कर सकते हैं कि जब रक्षा बजट का बोझ कम होगा तो भारत सरकार अन्य वेलफेयर जो स्कीम होती हैं, देखते हैं भारत में अभी भी कई सारी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य, एजुकेशन, ये सारी समस्याएं हैं। तो जब रक्षा बजट कम होगा तो भारत सरकार इस पैसे को अन्य वेलफेयर स्कीमों में भी व्यय कर सकेगी। दूसरा, इस योजना से जुड़ा हुआ उद्देश्य यह है कि अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों से सुपरिचित युवा प्रतिभाओं को आकर्षित करना, ताकि उभरते नए खतरों से निपटने में देश की तैयारी को सुदृढ़ किया जा सके। हम जानते हैं कि जो नई युवा पीढ़ी है उनको न केवल अधिक ज़्यादा तकनीकी ज्ञान है, बल्कि उनको तकनीकी ज्ञान में इंटरेस्ट भी है। इसलिए जो नए उभरते खतरे हैं, जैसे साइबर क्राइम का खतरा हो गया, या फिर हम अंतरिक्ष युद्ध देख सकते हैं, आज बड़े स्तर पर इसकी संभावना है। तो इन सब चीज़ों से हम निपट सकते हैं अच्छी तरीके से, और भविष्य में इस तरीके का एक सैन्य कार्यबल तैयार कर सकेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस योजना से जुड़ा हुआ उद्देश्य। नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र बलों की औसत आयु में कटौती करना। वर्तमान में सशस्त्र बलों की औसत आयु लगभग 32 वर्ष है, जो इस योजना के कार्यान्वयन के पश्चात 4 से 5 वर्ष कम हो जाएगी। तो इस योजना का एक अन्य उद्देश्य भी है, वह यह है कि सशस्त्र बलों की जो औसत आयु है उसमें कटौती करना। अभी हम देखते हैं वर्तमान में जो सशस्त्र बलों की जो औसत आयु है कार्य करने की, वह लगभग 32 वर्ष है, और इस योजना के तहत क्या होगा, लगभग 4 से 5 वर्ष आयु इनकी कम हो जाएगी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब औसत आयु में कमी होगी तो जो वेतन संबंधी समस्याएं हैं उनमें भी कमी आएगी, और नए युवाओं को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन लेने का भी अवसर मिलेगा। और नेक्स्ट, योजनाओं के माध्यम से युवा एवं अनुभवी कर्मियों के बीच संतुलन को स्थापित करना। तो जो स्थायी सैन्य अधिकारी होंगे, जो ऑफिसर रैंक के अधिकारी होंगे, जो अन्य माध्यम से अभी भी उनका चयन किया जाएगा जिस तरीके से अभी होता है, तो वो जो अनुभवी कर्मचारी होंगे उनके बीच और जो युवा होंगे उनके बीच एक संतुलन हम स्थापित कर सकेंगे, क्योंकि लड़ने के लिए अनुभव और जोश दोनों जरूरी होता है। तो जो जोश होगा, जो लड़ने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वह युवाओं में अधिक होगा, लेकिन उनको डायरेक्शन देने के लिए कुछ अनुभवी कर्मियों की जरूरत भी होती है। तो इस तरीके से इस योजना के माध्यम से युवा और अनुभवी सैन्य कर्मियों के बीच एक संतुलन भी स्थापित किया जा सकेगा। तो इस तरीके से अभी तक हमने पढ़ा कि अग्निपथ योजना क्या है, अग्निपथ योजना के क्या उद्देश्य हैं, और अग्निपथ योजनाओं के प्रमुख प्रावधानों या उनकी विशेषताओं को हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे अग्निपथ योजना के क्या लाभ हैं। अग्निपथ योजना के लाभों को हम 2 संदर्भों में पढ़ेंगे। सबसे पहला देश की सुरक्षा के संदर्भ में, और दूसरा व्यक्तिगत स्तर पर, क्योंकि जो भी सैनिक होते हैं उनके 2 बेसिकली लाभ होते हैं। पहला देश के संदर्भ में, देश की सुरक्षा होती है। दूसरा, जो सैनिक चुने जाते हैं व्यक्तिगत स्तर पर उनको जो लाभ होता है, एक तो जॉब सिक्योरिटी, उनको अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। तो उस स्तर पर हम इनके दोनों पहलुओं को देखेंगे इस योजना के लाभों के संदर्भ में, कि देश की सुरक्षा के संदर्भ में यह योजना कितनी लाभकारी है, और व्यक्तिगत स्तर पर जो अग्निवीरों का चयन किया जाएगा उसके संदर्भ में क्या इसके लाभ हैं। तो सर्वप्रथम देश की सुरक्षा के संदर्भ में, पहला सीमावर्ती क्षेत्रों की जटिल भौगोलिक स्थिति। चूंकि हम जानते हैं कि चीन व पाकिस्तान दोनों ओर से ही दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र हैं। हम जानते हैं कि चीन में अगर हम इसके पूरब तरफ देखें, उत्तर पूर्व की तरफ देखें, तो पूरा हिमालयन श्रेणी देख सकते हैं। नेक्स्ट, चीन की तरफ भी यही स्थित है। तो चीन व पाकिस्तान जो भारत के सबसे कट्टर दुश्मन माने जा सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेज हम देख सकते हैं पड़ोसी देश के रूप में, तो उसमें जो सीमावर्ती जो बॉर्डर एरिया हैं इन दोनों देशों से लगे हुए बहुत ही दुर्गम व पर्वतीय क्षेत्र है। अतः नव युवा इन भूभागों में बेहतर सैन्य प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जब इन 17 साल से 21 साल के बीच के जो युवा होंगे तो वह इन दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक बेहतर ढंग से सैन्य प्रदर्शन कर पाएंगे। उदाहरण के लिए आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं इस बात को कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें इस बात को महसूस किया गया था कि भारत चीन युद्ध, हम देखते हैं जो लद्दाख का सेक्टर है अक्साई चीन वाला, उस भूभाग को यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया, और यह भूभाग बहुत ही ज़्यादा दुर्गम है, बर्फीला भी है। तो इसमें क्या हुआ कि भारतीय सेनाओं में युवा सैनिक की कमी महसूस की गई थी, और इसी के संदर्भ में फिर कारगिल समीक्षा समिति जो बनी थी उसमें भी इस बात की आवश्यकता पर बल दिया गया था कि भारतीय सेनाओं में 9 सैनिकों को भर्ती किया जाना चाहिए। तो इस संदर्भ में यह इंपॉर्टेंट हो जाता है देश की सुरक्षा के लिए कि चीन व पाकिस्तान जैसे जो देश हैं भारत के लिए सबसे चैलेंजिंग कंट्री हैं। सीमावर्ती जो उनका क्षेत्र है वह ज़्यादातर पर्वतीय है, दुर्गम है। इसके कारण जो 9 युवा सैनिक होंगे वह और भी ज़्यादा बेहतर ढंग से सैन्य प्रदर्शन कर पाएंगे, जिससे हमारा डिफेंस सेक्टर और भी ज़्यादा मजबूत होगा इन तीनों देशों के संदर्भ में। और कारगिल समीक्षा समिति, इसको जरूर आप एड ऑन कीजिएगा। और इस समिति ने इस बात पर भी बल दिया था कि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें इस बात को महसूस किया गया था। नेक्स्ट, युद्ध की बदलती प्रकृति। मौजूदा समय में युद्ध की नई चुनौतियां जैसे साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध आदि को देखा जा सकता है।
इस परिदृश्य में युवाओं में उभरते तकनीकी ज्ञान व रुचि का लाभ वर्तमान व भविष्य दोनों में ही किया जा सकता है। तो डिफेंस सेक्टर में दूसरा क्या लाभ हो सकता है कि जो नए युवा होंगे इनके अंदर जो उभरती तकनीकी ज्ञान है, रुचि है, इसका लाभ हम उठा सकते हैं। जो मौजूदा उभरती चुनौतियां हम देख रहे हैं कि साइबर युद्ध और अंतरिक्ष युद्ध लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस संदर्भ में हम वर्तमान समय भी इस समस्या को टैकल कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक प्रौद्योगिकी और तकनीकी आधारित एक सैन्य बल हम डेवलप कर सकते हैं ताकि इन चुनौतियों से भविष्य के लिए भी लड़ सकें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर में इसका लाभ हो जाता है वह रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान विकास को बढ़ावा देगा। हमने पीछे भी बात की कि प्रत्येक वर्ष रक्षा बजट का आधे से अधिक भाग पेंशन के लिए आवंटित कर दिया जाता है, जबकि 5% से भी कम रक्षा बजट का रिसर्च और डेवलपमेंट में व्यय होता है। और इसके कारण भारत अभी भी अगर हम सैन्य उपकरणों की बात करें तो विदेशों पर ही निर्भर है। उसकी स्वदेशी विनिर्माण क्षमता डिफेंस सेक्टर में बहुत ही कम है, क्योंकि जो रिसर्च डेवलपमेंट दिया जाना चाहिए रक्षा क्षेत्र में वह बहुत ही न्यूनतम है, लगभग 5% से भी कम है डिफेंस सेक्टर का रक्षा बजट का अगर हम व्यय देखें, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा कहाँ पर व्यय हो जाता है, पेंशन और वेतन में। तो इससे क्या होगा, जब 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा, दूसरी चीज़ इसमें पेंशन संबंधी भी प्रावधान नहीं है, तो ये जो पैसा है रक्षा बजट का वह ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में यूज किया जा सकता है, जिससे भारत का जो रक्षा विनिर्माण क्षेत्र है वह और भी ज़्यादा इनरिच होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे व्यक्तिगत स्तर पर अग्निवीरों को क्या लाभ होगा। अभी तो हमने डिफेंस सेक्टर के संदर्भ में देखा कि अग्निवीर योजना से क्या क्या लाभ होंगे, तो उसमें पहला रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा इसमें हमने देख लिया कि उभरती जो चुनौतियां हैं, साइबर युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध, ये सब देख रहे हैं और इन चुनौतियों से निपटने में किस तरीके से जो युवाओं का उभरता ज्ञान है तकनीकी सेक्टर में, जो उनकी रुचि है, उसका हम फायदा उठा सकते हैं वर्तमान भविष्य दोनों के संदर्भ में। नेक्स्ट इसमें हमने देखा कि भौगोलिक जो क्षेत्र है सीमावर्ती क्षेत्रों का वह बहुत ज़्यादा दुर्गम है, पर्वतीय है। इसमें जो है नव युवा अधिक बेहतर ढंग से प्रदर्शन कर सकेंगे और जिसकी पुष्टि कारगिल समीक्षा समिति ने भी की है कि युवाओं की भर्ती की जानी चाहिए और इस बात को महसूस कहाँ किया गया, 1962 के भारत चीन युद्ध में। तो इस तरीके से हमने डिफेंस सेक्टर में पढ़ा कि किस तरीके से यह योजना लाभकारी साबित हो सकती है। व्यक्तिगत स्तर पर अग्निवीरों के लाभों को देखा जाए तो सबसे पहला, अनुकूलित मासिक वेतन के साथ सेवा काल के पश्चात 11.7 लाख का एक मुफ्त सेवा निधि पैकेज जो आयकर से मुक्त होगा, जिसमें अग्निवीर व केंद्र सरकार की बराबर की भागीदारी होगी। हमने इसके विशेष प्रावधानों में भी देखा था, तो ये काफ़ी अग्निवीरों को लाभ पहुंचाने वाली हो सकती है। पहला तो जो वेतन है वह भी ठीक ठाक है, 30,000 से स्टार्ट होता है और आते आते यह चौथे साल में इसका जो वेतन, हमने इसमें पूरा एक ग्राफ के माध्यम से समझाया कि चौथे साल में यह 40,000 वेतन हो जाएगा और पूरा एक मुफ्त पैकेज दिया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार की भी बराबर की भागीदारी होगी और यह पूरा पैकेज 11.71 लाख रुपए का होगा। यह जो अग्निवीरों का एक मुफ्त पैकेज है 11.71 लाख रुपए का, वह इस सेवा निधि के लिए तय किए गए अन्य भत्तों और शहादत एवं दिव्यांगता की स्थिति में मिलने वाले मुआवजों से अलग होगा। अर्थात जो अग्निवीरों को अन्य प्रकार के भत्ते दिए जाएंगे या शहादत या फिर दिव्यांगता की स्थिति में मुआवजे का जो प्रावधान किया गया है उससे यह अलग होगा। अर्थात ये सारी चीज़ें अगर किसी अग्निवीर के साथ ये सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं, वह शहीद हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो इस स्थिति में जो मुआवजे का प्रावधान किया गया है वह तो मिलेगा ही, उसके अलावा यह एक मुफ्त पैकेज जो 11.71 लाख रुपए का है वह भी दिया जाएगा। उदाहरण के लिए अग्निवीरों को 4 वर्ष का 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर प्रदान किया गया है। तो इस संदर्भ में अगर कुछ भी होता है तो 48 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, साथ 11.71 लाख रुपए का इनको पैकेज भी दिया जाएगा। नेक्स्ट अग्निवीरों से संबंधित अगर हम लाभ को देखें तो सेवा अवधि के दौरान अग्निवीर विभिन्न सैन्य कौशलों, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व, साहस व देशभक्ति जैसे गुणों को सीखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि सेवा के पश्चात ऐसे युवाओं को सीएपीएफ, असम राइफल्स एवं अनेक राज्यों के पुलिस एवं सहायक बलों में भर्ती की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। तो सेवा काल के पश्चात जो अग्निवीर होंगे तो 4 साल का इनके अंदर अनुभव होगा, सैन्य कौशल होगा, अनुशासन होगा इनके अंदर, शारीरिक फिटनेस होगी, साहस, देशभक्त जैसे ये जो गुण होंगे इनके अंदर निहित होंगे, जिसके कारण क्या किया गया है कि इन युवाओं को जब ये रिटायरमेंट होंगे 4 साल बाद तो उनको सीएपीएफ, असम राइफल या फिर अन्य जो राज्य के पुलिस कर्मचारियों की जो भर्ती होती है, इन भर्तियों में इन अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए अग्निवीरों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा ताकि ये जो अग्निवीर हैं इनको सेवा काल के पश्चात रोजगार जल्दी से जल्दी मिल सके। कई निजी कंपनियों ने भी इस बात की घोषणा की है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी उन कंपनियों के चयन में, तो इसलिए अग्निवीरों के संबंध में यह भी एक इंपॉर्टेंट लाभ हो जाता है। नेक्स्ट, सेवा पश्चात उद्यम करने के इच्छुक अग्निवीरों को बैंकों से ऋण लेने में प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि जब एक मुश्त इनको पैकेज मिलेगा तो भारत सरकार यह चाहती है कि इस पैकेज का ये अग्निवीर उद्यम करने में इस्तेमाल करें, जिससे
एक स्थायी रोजगार इनके लिए बन सके। तो इस संदर्भ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अग्निवीरों को बैंकों से ऋण लेने में प्राथमिकता दी जाए। 10 लाख 11 लाख जो पैकेज मिलेगा, इसके अलावा जिस धन की और अगर आवश्यकता होगी तो इनको बैंकों से ऋण जो है आसानी से मिल सके। अगला जो इस योजना का लाभ है वह सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। हमने देखा इसके विशेष प्रावधानों में कि महिलाओं को इस योजना के तहत 25% का आरक्षण दिया जाएगा। तो इस आरक्षण के द्वारा सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जो एक बड़ी समस्या है। महिलाओं की स्थिति देखें तो भारत के लगभग हर सेक्टर में कम बनी हुई है, और भारत का सैन्य सेक्टर में तो बहुत ही कम है, यह सबसे निम्नतम स्थिति है इस सेक्टर में। तो महिलाओं की भागीदारी को यह बढ़ावा देगी। अगर हम दुनिया के जो मजबूत, पूरी दुनिया में जिनकी सैन्य शक्ति का लोहा माना जाता है, रशिया, यूएसए, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, वहां भी देखते हैं कि महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी सशस्त्र बलों में देखी जाती है। तो इस संदर्भ में काफी इंपॉर्टेंट योजना हो जाती है कि यह योजना महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएगी सशस्त्र बलों के संदर्भ में। इस तरह से हमने इस योजना के जुड़े हुए लाभों को देखा, और इन लाभों में डिफेंस सेक्टर के संदर्भ में क्या लाभ है, और व्यक्तिगत स्तर पर जो अग्निवीरों को लाभ मिलेगा क्या इसके लाभ हो सकते हैं, जिसमें हमने इसके कई लाभों को डिस्कस किया। वेतन के संबंध में डिस्कस किया कि इनको एक तो अनुकूलित वेतन मिलेगा, अच्छा खासा वेतन इनके कार्यकाल के दौरान मिलेगा। नेक्स्ट, कार्यकाल के पश्चात इनको एक मुश्त राशि दी जाएगी 11.71 लाख रुपए की। देन अग्निवीरों को सेवा काल के पश्चात जल्दी से जल्दी रोजगार मिले, इसके लिए एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अग्निवीरों में जो सैनिक कौशल, अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, नेतृत्व, साहस व देशभक्त जैसे जो ये गुण सीखेंगे, उसके कारण इनको राज्यों के पुलिस एवं सहायक बलों में, असम राइफल्स में, इन सभी जगह इनको प्राथमिकता मिलेगी इनकी भर्ती के संदर्भ में। नेक्स्ट, निजी कंपनियों ने भी घोषणा की है कि अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी चयन में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके एक्सपेक्ट हो सकते हैं अग्निवीरों के लाभ के संदर्भ में। अब हम देखेंगे इस योजना से जुड़ी हुई क्या चिंताएं हैं, और इन चिंताओं के कारण ही इस योजना का बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था। तो जो सर्वप्रथम चिंता की जा सकती है इस योजना के संदर्भ में, वह यह है कि प्रशिक्षण के लिए कम समय दिया जाता है। अगर हम देखें तो इस योजना के तहत सैनिकों को केवल 6 माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, यद्यपि यह समय काल सामान्यतः 2 से 3 साल का होता है। तो समान रूप से अभी तक जिन सैन्य कर्मियों की भारतीय सेना में भर्ती होती थी, उनको 2-3 साल का प्रशिक्षण दिया जाता था, लेकिन अब 4 साल का जब सेवा काल ही निर्धारित कर दिया गया है, तो प्रशिक्षण के लिए जो समय सीमा होगी वह केवल 6 माह की होगी। और इसके लिए कई रक्षा विश्लेषकों ने चिंता जाहिर की है और इस ओर ध्यान दिलाया है कि जिन रूसी सैनिकों को यूक्रेन में युद्ध जाने से पहले सीमित समय के लिए प्रशिक्षण दिया गया था, उन्होंने बहुत खराब प्रदर्शन किया है। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंस सेक्टर को कमजोर करने संबंधी समस्या को उठाती है, क्योंकि जब सैन्य कर्मियों को प्रशिक्षण कम दिया जाएगा तो इनका जो सैन्य प्रदर्शन होगा वह खराब हो सकता है। तो डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई चिंता यह हम देख सकते हैं। दूसरी जो चिंता है इस योजना से जुड़ी हुई सेवा काल की अल्पावधि, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स यही क्रिएट कर रही है। इस योजना का जो विरोध हुआ वह सबसे ज्यादा इसी से जुड़ा हुआ है कि अल्पकाल की इसमें सेवा अवधि है। इसमें हम 2 प्रकार की समस्याओं को जोड़ के देख सकते हैं। पहला तो सैनिकों में आपसी संबंध स्थापित करना कठिन होगा, क्योंकि यह लंबे समय से विकसित होता है। हम जानते हैं कि जब 4 साल का कार्यकाल होगा तो जो सैनिकों के बीच आपसी संबंध होता है वह कहीं ना कहीं कमजोर होगा, क्योंकि ये जो आपसी संबंध है, सामंजस्य आपसी है। जब हम लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे को देखकर ही सारी चीज़ों को समझ जाते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें डेवलप कब होती, एक लंबे समय में विकसित होती हैं। लेकिन जब सैनिकों को लंबा कार्यकाल नहीं दिया जाएगा तो सैनिकों में स्थापित जो आपसी सामंजस्य है वह कमजोर हो जाएगा, जो हमारे डिफेंस सेक्टर को कमजोर कर सकता है। अल्प अवधि की सेवा अवधि से जुड़ी दूसरी चिंता यह है कि सेवा की कम समय अवधि के कारण यह योजना सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को आकर्षित करने में विफल हो सकती है, क्योंकि ऐसे उम्मीदवार स्थायी नौकरियों में आवेदन करने को प्राथमिकता देंगे। भाई, जब आपको पता है कि आपको केवल 4 साल की ही नौकरी दी जाएगी, उसके बाद फिर आपको मेहनत करनी होगी नौकरी के लिए, तो अगर आप एलिजिबल हैं और आप जानते हैं कि हम मेहनत कर सकते हैं, आप पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आप किस नौकरी को प्रेफरेंस देंगे? जो स्थायी नौकरी होगी ऑब्वियसली उसी को प्रेफरेंस देंगे। तो इसके कारण इस योजना से जुड़ा हुआ जो दूसरा मुद्दा है, जो दूसरी समस्या है, वह यह है कि हम सैन्य भर्तियों में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों को शायद इसके द्वारा खो सकते हैं। क्यों? नेक्स्ट जो इसकी चिंता है वह सामाजिक पारिवारिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दा, और यह मुद्दा कहीं ना कहीं इस समय अवधि से ही जुड़ जाता है, क्योंकि जब 4 वर्ष का सेवा काल होगा और उसके पश्चात रोजगार की इसमें गारंटी नहीं है, ना तो किसी प्रकार की पेंशन की गारंटी है, ना तो रोजगार की। एक प्राथमिकता दी जाएगी कि जो भी असम राइफल्स या फिर राज्य के जो भी पुलिस की भर्तियां होंगी उसमें प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन प्राथमिकता दी जाएगी इसका मतलब यह नहीं कि उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। उसके लिए भी उनको कंपटीशन बीट करना होगा, उनको परीक्षा देनी होगी। तो इस संदर्भ में इसकी जो समस्या बन जाती है कि सेवा काल के पश्चात फिर ये बेरोजगार हो जाएंगे, अर्थात एक स्थायी रोजगार की इसमें गारंटी नहीं है, और भारत में बढ़ती बेरोजगारी से अग्निवीरों को पुनः रोजगार ढूंढने या रोजगार को पाने में मुश्किल होगी।
दूसरा, सेवा काल के पश्चात किसी पेंशन लाभ का भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें सामाजिक और पारिवारिक सुरक्षा के संदर्भ में एक खतरे को देख सकते हैं कि जब ये युवा 4 साल के बाद वापस आ जाएंगे, इनके पास रोजगार नहीं होगा, तो जो पारिवारिक जो सुरक्षा है वह खतरे में पड़ सकती है। जो अगली चिंता है इस योजना से जुड़ी हुई कि कुशल प्रशिक्षित सैनिकों की कमी हो सकती है, क्योंकि जब हर 4 साल बाद युवाओं की भर्ती होगी और 4 साल का कार्यकाल जानते हैं कम होता है, 4 साल के कार्यकाल में इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इनमें जब वो सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं जो एक सैन्य कर्मी को चाहिए, तो वो 2-3-4 साल लग जाता है इन सैनिकों में वो सारी चीज़ें आने में, एक सामंजस्य स्थापित करने में। लेकिन जैसे ही वो सारी चीज़ें इनके अंदर डेवलप होंगी, इनको रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, कुशल व प्रशिक्षित सैनिकों की कमी हो सकती है। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये सारी चिंताएं हैं जो इस योजना के तहत देखी जा सकती हैं और इसी कारण इस योजना का विरोध हुआ था। तो सबसे पहली क्या चिंता है कि प्रशिक्षण के लिए कम समय, लगभग 6 माह का केवल दिया जाएगा। अल्पकाल की सेवा अवधि, इसमें एक और चुनौतियां खड़ी कर देती है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करना कठिन हो जाएगा। सेवा की कम अवधि होगी तो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार इस ओर आकर्षित नहीं होंगे। सामाजिक पारिवारिक सुरक्षा संबंधी चिंता देख सकते हैं कि 4 वर्ष के सेवा काल के पश्चात कोई रोजगार गारंटी नहीं है। भारत में बढ़ती बेरोजगारी से अग्निवीरों को पुनः रोजगार ढूंढने में मुश्किल होगी। सेवा काल के पश्चात किसी प्रकार का पेंशन लाभ का भी प्रावधान नहीं है और कुशल प्रशिक्षित सैनिकों की भी कमी हो सकती है। इस योजना से जुड़ी हुई चिंताएं ये सब देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे ये जो समस्याएं, ये जो चुनौतियां हैं इस योजना से जुड़ी हुई, इसके लिए क्या सजेशन हो सकते हैं, क्या आगे की राह हो सकती है। एज अ ऑफिसर जब आप बनेंगे तो आप किस तरीके से पॉलिसी जब आप बनाएंगे तो किस तरीके से इस योजना से जुड़ी हुई समस्याओं को ट्रैकल कर सकते हैं। तो उस संदर्भ में अब हमारे क्या सजेशन होने चाहिए। तो सबसे पहला इसमें हम सजेशन दे सकते हैं कि सेवा काल के पश्चात कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं, विशेषता रोजगार के संदर्भ में, क्योंकि इस योजना से जुड़ी हुई सबसे बड़ी जो चिंता है वह रोजगार की है कि 4 साल के पश्चात अग्निवीर क्या करेंगे। तो हमको यह सिक्योर करना होगा कि सेवा काल के पश्चात इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएं जिससे इनको रोजगार मिल सके और इनकी जो सामाजिक पारिवारिक सुरक्षा से संबंधित चिंताएं हैं वो दूर हो सके। उदाहरण के लिए इसमें हम इस बात को शामिल कर सकते हैं कि अग्निवीरों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस नियमों एवं विशिष्ट प्रारंभिक अवधि के लिए व्यवसाय में अर्जित वेतन आय पर छूट दे सकते हैं, क्योंकि जब इनको 11.71 लाख रुपए का एक मुश्त पैसा मिलेगा तो इस पैसे को सरकार इस चीज के लिए सिक्योर करे कि ज्यादा से ज्यादा जो ये अग्निवीर हैं वह इस पैसे को उद्यमिता में खर्च करें, अर्थात किसी व्यावसायिक इकाई को स्टैब्लिश करने में खत्म करें, ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा ये जो रोजगार की समस्या है ये समाप्त हो सके। इसके लिए सरकार कर क्या सकती है कि जो अग्निवीर हैं इनको अनिवार्य लाइसेंस नियमों, अर्थात अगर हम कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करते हैं उसमें जो अनिवार्य लाइसेंस नियमों की आवश्यकता होती है उसमें हम छूट दे सकते हैं। दूसरा, एक विशिष्ट प्रारंभिक अवधि के दौरान, अर्थात जब हम कोई औद्योगिक इकाई स्थापित करें और उसके दौरान जो हमको प्रारंभिक लाभ प्राप्त हो उसमें भी आयकर की छूट दी जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इन अग्निवीरों को प्रोत्साहित किया जा सके। उद्यमिता को बढ़ावा, एक तो उद्यमिता को बढ़ावा इससे मिलेगा, दूसरा यह भी समस्या सॉल्व हो सकती है जो रोजगार के संबंध में ये चिंता जो देखी जा रही है इस अग्निपथ योजना के संदर्भ में। नेक्स्ट सुझाव हम दे सकते हैं कि उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले अग्निवीरों के लिए संस्थानों में प्रवेश मानदंड में छूट दी जा सकती है, क्योंकि अग्निवीर जो होंगे वह 10वीं पास, मैट्रिक पास भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो अग्निवीर योजना में एक प्रावधान तो किया गया है कि इनको 10+2 यानी 12वीं पास का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी अगर जो अग्निवीर उच्च शिक्षा की इच्छा रखते हैं कि हमको आगे पढ़ाई करनी है तो उसके लिए संस्थानों में विशेष छूट दी जा सकती है। और इसमें एक एग्जाम्पल आप ऐड कर सकते हैं कि अमेरिका में अग्निवीर जो होते हैं, अर्थात जो अल्पकालिक सैन्य ड्यूटी कर्मचारी होते हैं, उनको सरकार के द्वारा उच्च शिक्षा का प्रावधान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी शामिल की जा सकती हैं कि अग्निवीर जो है सेवा काल के पश्चात भी शिक्षा को अपनी आगे बढ़ा सकें। नेक्स्ट, इसमें हम सुझाव दे सकते हैं कि गहन प्रशिक्षण एवं अन्य नवीन विधियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करके घटी हुई प्रशिक्षण अवधि की भरपाई करनी होगी। जो इसकी एक हमने समस्या देखा था कि इसमें 6 माह का केवल ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे इनका जो प्रदर्शन है सैन्य कर्मियों का वह निम्न हो सकता है। और इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि गहन प्रशिक्षण एवं अन्य नवीन ऐसी गतिविधियों को डेवलप करना होगा जिससे ये जो प्रशिक्षण काल की कम अवधि है इसकी भरपाई कर सके। तो ये सारे हमारे सुझाव हो सकते हैं ये जो समस्याएं हैं उनके संदर्भ में। अब अंत में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ निष्कर्ष देखेंगे और इसके साथ में ही यह टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। निष्कर्ष हमारा हमेशा भविष्य लक्ष्य होना चाहिए। जो योजनाओं की जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए अब क्या दिशा होगी इस संदर्भ में हमारा हमेशा निष्कर्ष होना चाहिए।
तो हम अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि कुल मिलाकर अग्निपथ योजना तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक नए युग का सूत्रपात स्थापित करती है। और एक बात और, निष्कर्ष हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, उसमें नकारात्मक नेगेटिविटी नहीं झलकनी चाहिए, क्योंकि कोई भी स्कीम, कोई भी योजना सरकार के द्वारा लाई जाती है तो वो कहीं ना कहीं किसी उद्देश्य, किसी भविष्य लक्ष्य बड़े प्लानिंग के साथ में लाई जाती है। तो इस निष्कर्ष में भी इसी बात को हम शामिल करेंगे कि यह जो योजना है वह तीनों सेनाओं की मानव संसाधन नीति में और दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी एक नए युग का सूत्रपात स्थापित कर सकती है। क्योंकि सेनाओं में क्रमिक भर्तियों का जो मॉडल है वह यूएसए, रूस, फ्रांस, इजराइल व चीन जैसे देशों में भी देखा जाता है, जो इस परिदृश्य में इन देशों को दुनिया में सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है। तो इस तरीके का मॉडल इन देशों में भी है और यह देश हम जानते हैं दुनिया के शक्तिशाली सैन्य शक्तियों के रूप में हम इनको देखते हैं। तो इस तरह हमने अपने निष्कर्ष को एक सकारात्मक व्यू देते हुए इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो शक्तिशाली सैन्य शक्तियां हैं उनसे जोड़ दिया है कि किस तरीके से सैन्य कर्मियों का जो मॉडल है वह इन सभी देशों में देखा जाता है जो आज पूरी दुनिया में सर्वशक्तिशाली सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित हैं। और भारत इस मॉडल का अगर अच्छे से यूटिलाइज करे तो भारत भी इन देशों में शामिल हो सकता है। तो इस तरीके से हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही हॉलिस्टिक वे से कवर कर लिया है। अब एग्जामिनर कहीं से भी इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे, आप उसे अच्छे से लिख ले जाएंगे। चाहे क्वेश्चन आपसे पूछे कि अग्निपथ योजना से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए और इस योजना से जुड़े हुए लाभ और इससे क्या चुनौतियां, क्या चिंताएं देखी जाती हैं जिसका बड़े स्तर पर विरोध किया गया था, उन सभी चुनौतियों को बताइए। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से अब लिख पाएंगे। हम अपनी वीडियो क्लासेस में जो भी टॉपिक पढ़ते हैं इसी तरीके से पढ़ते हैं कि उस टॉपिक से जुड़े हुए सभी पहलुओं को देखते हैं एज अ मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जामिनर उस टॉपिक से किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाए उसको अच्छे से लिख सकें। और हमेशा मैं अपने क्वेश्चन के जो कंटेंट को एनरिच करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब आप अच्छा लिखेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। एग्जामिनर के सामने जो चीज़ होती है मेंस एग्जाम में वो होती है आपकी कॉपी। जब आपकी कॉपी अच्छे से उसमें रिप्रेजेंटेट होगा आपका क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन से जुड़ी हुई जो डिमांड होगी उन सभी डिमांड को पूरा करेंगे विद क्वालिटी कंटेंट के साथ में, क्वेश्चन को पॉइंट वे में फॉर्मेट करेंगे, उसमें रिपोर्ट, डाटा, फैक्ट के द्वारा अपनी बात को प्रमाणित करेंगे, तो आपके जो नंबर होंगे वो अधिक आएंगे। इससे आपका सिलेक्शन होगा, आपकी अच्छी रैंक भी आएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ इन क्लासेस को प्रोवाइड कराया जाता है आपको, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके। एक छोटा सा सहयोग EOKIS आपकी सफलता और आपके लक्ष्य को पूरा करने में कर रहा है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के साथ में। 67th BPSC मेंस 30 दिसंबर से स्टार्ट है। 30 तारीख को इसका GS पेपर 1, GS पेपर 2 होगा, और इसलिए अब मैं कोई नए टॉपिक को आप लोगों को नहीं लेकर आऊँगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता GS पेपर 1, 2 का। लेकिन उससे पहले मैं कुछ एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेटजी जरूर शेयर करूंगा, कुछ डाटा, फैक्ट और रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम रिलेवेंट हैं, जो आपके क्वेश्चन को इनरिच करेंगे। वो डाटा, फैक्ट एग्जाम से 2 दिन पहले संभवतः 28 दिसंबर तक आपको मैं प्रोवाइड करा दूं। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे क्वाड वगैरह हो गया, तो अब इनके बारे में मैं वीडियो क्लासेस तो नहीं प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन संभवतः मैं कोशिश करूंगा कि उसका नोट्स बना के मैं PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूं। तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नहीं तो आप लोग टेलीग्राम पर जाएं और सर्च करें EOKIS, UPSC, UPPSC, BPSC। जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को EOKIS चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जुड़े। सारी PDF फाइलें वीडियो क्लासेस की वहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लासेस के साथ में। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।